फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और मैं जो क्वेश्चन आज लेके आई हूँ, प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आई हूँ। शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन समय दे रखा है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन से पूछ ले। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है जिससे बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन तो नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से ही पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे? इसमें क्या है, 64,000 कितना दे रखा, पी दे रखा 64,000 हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जनसंख्या इतनी वार्षिक की दर से है, तो आर कितना दे रखा है, 2.1/2 मतलब 5/2%। ठीक है, और क्या है, दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वह रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो एन कितना दे रखा हमें, 3 वर्ष दे रखा है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, पी बराबर होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर की पावर R/100 की पावर n। ये इसका फॉर्मूला होता है, यही होता है मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला, P गुना 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को हमेशा इस वाले फॉर्मूले से करना। तो कितना हो जाएगा, P कितना है 64,000, 1 प्लस R कितना है 5/2 की बटा 100 की पावर n कितना है 3 वर्ष। तो 64,000 1 प्लस 5/200 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है, यहाँ पे होगा 5 चौके 20, 40 की पावर क्यूब। तो 64,000 40 और 40 का 1/40 होगा, ये एलसीएम लेंगे 40 आएगा, तो 40 को 40 और 41/40 का क्यूब। 64,000 ठीक है, गुना 41 गुना 41 गुना 41/40 गुना 40 गुना 40, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से ये पूरा कट गया, कितना बचा 41 का क्यूब। 41 का क्यूब बचा है, तो 41 का क्यूब होता है 68,921। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन लिखना मैं भूल गई हूँ फ्रेंड। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप क्वेश्चन पूछ ली जाएगी, किसी रहने वाले व्यक्ति की संख्या इतनी है, जनसंख्या इतनी वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, आप इसे हमेशा मिश्र धन वाले फॉर्मूले से निकालना। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, 256 की पावर 1/2 माइनस के 133 की पावर 1/1331 की पावर 1/3 प्लस 23 गुना 13 का मान क्या होगा। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जब भी आपको पता 256 16 का स्क्वायर होता है, और ये इसके साथ है तो ये गुना में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x की पावर 2 की पावर 1/2 हो, तो पावर में जब भी ऐसे होती है तो उसको गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये होता है 11 का क्या होता है, क्यूब होता है, गुना 1/3 प्लस 23 गुना 13, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 16 की पावर 1 16, 11 की पावर 1 11,
23 गुना 13, 13 दूनी 39 का 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 27, 13 दूनी 39 का 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 39। ठीक है, 26 और 3 29 होगा, ना कि 39। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 16 में से 11 गए, 16 में से 11 जाएंगे, बचेगा 5 प्लस का 299, जोड़ेंगे तो 304 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों का 2% आवेद घोषित कर दिया जाए तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन देख लिए, फिर इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ठीक है। मान लिया कुल मतों की संख्या ए है। ठीक, अब उसने बोला कि उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि पराजित उम्मीदवार को वैध मतों के 40% प्राप्त होते हैं। यदि डाले गए मतों का 2 आवेद घोषित किया जाए, अब तक कोई भी चीज़ 100% पे होती है। ठीक है, यदि 2% आवेद मान लिए जाए तो टोटल वेद कितने होंगे, 98% हो गए। 100 में से 2 घटा दो, यदि 100, अब आप चीज़ बताइए, तो कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है और तो 2% को आवेद मतलब नहीं है वो, तो कितने होंगे वैध, कितने होंगे 98 होंगे। तो 100 गुणा 98% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, गुना, अब उसने क्या बोला, 40% पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। जो वैध प्रतिशत 40 है, जो हार रहा है, तो जीतने वाले का 60 होगा। 100 में से 40 घटा देंगे तो 60% होगा जीतने वाले का। 60 बटा कितना, 100, और ये किसके बराबर है, वैध मत कितने हैं, 2940 के। ठीक है, अब इसको शुरू करते काटना पीटना, इससे ये कर दिया। ठीक है, 6 से काट दो, 6 पंजे 6 चौके 24, 6 चौके 24, 5 54, 6 अट्ठे 54। ठीक है, इतना आ गया। अब कटेगा कितनी बार देखते हैं। ओके ओके, 48, 6 निम में 54 होते हैं, 6 निम में 54, गलत हो गया, 6 निम में 54 होते हैं। 49 आएगा, 6 निम में 54, 49 दूनी 98। ठीक है, अब क्या होगा, ये कितना, ये आर पार गुना हो जाएगी तो कितना होगा, 2a बराबर हो जाएगा 100 गुना 100 कितना हो गया, 10,000 होगा, 3 4 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 10,000 बटा 2, 2 पंजे 10, 3 0, 5,000 आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। देखो 2% आवेद है, तो तुम इसका मतलब कि 2 आवेद है तो 98% वैध होगा। वैध वो तो लेना, क्योंकि इसने बोला कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, और उसने क्या बोला, 40% जो है, जो जी हारने वाला है उसके वैध में मतलब कितने 40 है, तो जो जीता है वो उसके कितने होंगे, 60 होंगे। ठीक है, 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत में प्रतिशत हटाएंगे, 100 लगाए, वो किसके बराबर है, 2940 के। यहाँ से 1 मिनट निकाल देंगे, 5,000, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, क्या बोला, ए
बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, उसने क्या बोला है, ए बी सी कितने दिन? 6 दिन में पूरा कार्य करते हैं। फिर ए और बी उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है बाद में, बी अकेला 18 दिन में करता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। अब आपने क्या करना है, इनका एक दिन का कार्य निकालना है। तो 6 6 36, 6 होगा, 12 बचते 36, 18 दूनी 36। तीनों का एक दिन का कार्य निकल गया है। आपको पता है ये हमेशा होता है कुल कार्य। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए और सी मिलकर कितना कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं यहाँ से ए का कार्य निकाल सकती हूँ, कितना होगा? यदि मैं इसमें से इसको हटा दूँ तो ए प्लस बी माइनस का बी बराबर कितना होगा? 18 माइनस के 12 हो जाएगा। माइनस से ये बी से बी कर दिया तो ए कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से? सॉरी 18 12 नहीं लूँगी, 3 और 2 लूँगी। क्यों? क्योंकि एक दिन का कार्य निकाल रही हूँ मैं इनका। सॉरी फ्रेंड, बाय मिस्टेक मैं 12 18 था, 3 और 2 हटाना था, तो कितना होगा? 1 आ गया। ठीक है, ए आ गया। अब बी की वैल्यू देखो, बी का एक दिन कार्य 2 है, ए का एक दिन कार्य 1 है, तो मैं यहाँ से सी का कार्य निकाल सकती हूँ। तो ए की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी? ए प्लस बी कितना है? 2 है, प्लस सी बराबर हो गया 6 के। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। 2 प्लस 3, और यहाँ से 3 यहाँ माइनस में आएगा तो 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे ए का कार्य निकल गया और मुझे बी का सी का कार्य निकाल गया, और दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? तो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? तो ए प्लस सी कितना करेंगे? टोटल कार्य कितना है? 36 है। ठीक है, ए का कार्य कितना है? 1, सी का कार्य कितना है? 3। तो 36/4 बराबर आ जाएगा 9 दिन आ जाएगा। ठीक है, 9 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। तीनों को निकालेंगे, एलसीएम लिया, एक दिन कार्य निकाल दिया, ए का कार्य निकाल दिया, यहाँ से सी का कार्य निकाल दिया। अब उसने पूछा था कि उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे के गलती करके आते हैं, ए प्लस सी लिख देंगे 4 दिन। ऐसा नहीं होता, जो कुल कार्य जो होगा उसका उससे भाग दोगे तब उसका आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे होते तो अपना दिमाग लगाएंगे, ए का कार्य निकल गया, सी का कार्य निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गए 4 दिन। ऐसा गलती मत करके आना। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 200 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, आपको बच्चों ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि 2 साल का और 3 साल का जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर की वैल्यू को पता होनी चाहिए। आपको हमेशा पता है कि 2 साल का यदि आपसे पूछा जाए कि CI और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? PR²/100 होता है। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। तो आपसे क्या बोला है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, फॉर्मूला ये है, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। अंतर कितना दे रखा है? 200 दे रखा। पी हमें निकालना है, राशि पूछी है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। आर कितना है यहाँ पे? ठीक है, आर कितना है यहाँ पे? आर कितना है? 10% की दर है, तो 10 × 10/100 × 100। 0 से 0 कटेगी, तो आगे कितना? 20,000। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपसे 2 साल का पूछ लिया जाए, 3 साल का, आपको इस चीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, p बराबर 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 8 और q की पावर 2 की घात 3 प्लस 3 की पावर k है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि p और q का महत्तम समावर्तक 2 की घात 3 और 3 की पावर 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, p कितना दे रखा है 2 की घात 5 गुना 3 की घात 8, q कितना दे रखा है हमें 2 की घात 3 प्लस 3 की पावर k, और हमें HCF कितना दे रखा है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे HCF की बात की जाए घात में पावर में, तो वहाँ पे सबसे छोटी पावर जो होगी, जो जिसकी घात सबसे छोटी होगी, वो आप हमेशा लेना। ठीक है, और यदि आपसे LCM की बात की जा रही है तो जिसकी पावर जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो उसका LCM होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 3 में सबसे छोटी पावर क्या है 2 की घात 3 ही है, तो इसमें तो कुछ नहीं। 2 की घात 5 है, सॉरी 2 की घात 5 और 2 की घात 3 में सबसे छोटा कौन सा है 2 की घात 3 है। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे 3 की घात 8 है और यहाँ पे 3 की घात k है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखी गई है कि 3 की घात 3 बन गई है। यदि मैं यहाँ पे k की पावर 3 लूँगी तभी तो 3 की घात 3 बनेगी, और तभी तो ये HCF इतना बन रहा है 2 की घात 3 प्लस 3 की पावर 3। तो k का मान कितना है 3 है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपको देखते ही देख के आंसर निकलना चाहिए था आपका। और आपको LCM पूछा जाए तो LCM में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो आप लोगे। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आपको ये दें तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या रखूँगी कि मुझे 3 की घात 3 मिलेगा, 3 रखूँगी तभी। और छोटी देखो, यहाँ पे 3 की घात 3 होगी, यहाँ पे 3 की घात 8 है, तो छोटी पावर कौन सी है ये है, तो 3 ले लिया, तो k की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। उम्मीद है समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9-22 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 9 से लेके 22 तक की संख्या की सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है जो कि किसी से विभाज्य नहीं होती। तो 9 में क्या क्या होगा 11, 13, 17, 19 यही होगी। आपको पता है 14 2 से हो जाता है, 15 3 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 16 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या लेंगे जो किसी से, जो अपने अलावा किसी और से विभाज्य ना हो। ठीक है, अब पूछा है कि इनका औसत क्या होता है। औसत क्या होगा, इन संख्या को जोड़ दीजिए प्लस टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी संख्या उनको जोड़ दो और इनकी संख्या कितने नंबर है उससे भाग दे दो। तो 17 9 10 17 20, तो वहाँ से लगा 3 1 4 तो 6, 60/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यू प्राप्त करने के लिए पी के क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। यदि पी बराबर 200 है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान कितना है 200 है। मैं क्रमशः, मैं मतलब गुना, वृद्धि की जाती है। मैंने आपको हमेशा बताया था कोई भी चीज़ 100% पे होती है, वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ेगा, छूट होगी या घटेगा तो 100 में से घटता है। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 बटा 100। 100 लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रतिशत में प्रतिशत हटेगी तो 1/100 लगाते हैं। 120 हो गया बटा 100। सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 50 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 12 बचे 36, 6। ठीक है, मतलब इकाई का अंक 6 है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो है नहीं, तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 12 तिया 36 का 3 है जगह, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो ऑप्शन नंबर डी है।
उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, आयतन 19,008 सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है, इसमें बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन वी बेलन का। तो आयतन कितना है 19,008 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है, त्रिज्या 12 दे रखी तो 12 गुना 12। ठीक है, और उसकी ऊंचाई निकालनी है तो एच हमें निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं काटा पीटी करना। काटा पीटी तो ज़रूरी है। 11 से काट के देखूँ, 11 एकम 11 बचेगा 8, 80, 11 7 77, 3 0, 11 दूनी 11। ठीक है, 11 3 77, कितना 11 कम 11 8 80, 11 80 77 30। ठीक है, कितना बचेगा 11 7 77 77, 3 बचेगा 0, 11 दूनी 22, 8 11 8 88, 11 दूनी 22। ठीक है, अब किससे कटेगा, 12 से कट जाएगा क्या, 12 एकम 12, 5 52, 12 36 12 48 और हाँ हो जाएगा, 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 5 बचेगा 52, 12 चौके 48, 48 4 48, 12 चौके 48, 12 का ये 12 बार करेगा, 12 का स्क्वायर 12 से 12 बार कटेगा 144, 2 छिक्के 12। ठीक है, तो 6 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 7 गुना 6 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर आ गया। कैलकुलेशन का खेल है थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ज़्यादा कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी बस ज़्यादा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि अपने बेसिक पॉइंट में सबसे पहले कैलकुलेशन आती है। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, देख के ही आंसर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा पूछ ली जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसी भी कैलकुलेशन नहीं होती कि कटेगी नहीं, कर जाती है ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 8,283 और 7 वर्षों के बाद 10,527 हो जाती है, एक्स का मान रुपए में क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी इसमें। ठीक है, क्या बोला है उसने, 7 वर्षों का ब्याज कितना बोला है उसने, ओहो 7 वर्षों का ब्याज पहले कितना दे रखा उसने, 10,527। 3 वर्षों का कितना है, 8,283। ठीक है, 7 साल का इतना है, 5 साल का इतना है। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकाल दूं तो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यदि मैं दोनों का अंतर निकाल दूं कितना है, ये 4 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा मुझे। 7 में से 3 गए 4, 12 में से 4 8 गए 4, 4 में से गए 2, 8 में से गए 2, तो 4 साल का इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, 2,244 रुपये मिलेगा। मुझे मिला ये 4 साल का, मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। साधारण ब्याज मुझे कितना मिल गया, साधारण ब्याज मुझे कितना हो गया, 2,244 मिल गया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जब 4 साल का मुझे इतना मिल गया तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2,244 बटे 4 गुना 3 होगा। जैसे यदि मैं यहाँ से 1 ईयर का निकालूंगी तो 2,244 बटा 4 होगा, यही तो होगा। 1 साल का निकालूंगी तो 3 साल का क्यों लिया, क्योंकि जो छोटी जो पूछी गई होगी 3 वर्षों के बाद, तो आपको 3 वर्षों का ही वहाँ पे निकालना पड़ेगा, ना कि 4 का। ये चीज़ का ध्यान रखना।
क्योंकि उसने क्या बोला है, एक्स का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर 3 वर्षों के बाद इतनी है, 7 वर्षों के बाद इतनी है। ठीक है, यहाँ से कितना निकलेगा, 4 से काटती हूँ, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 8, 4 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 6 18, 15 1 16, इतना मिल जाएगा। 3 साल का इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया, 3 साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया है, 1683 रुपये मिल गया है। इतना समझ में आया कि आपको नहीं आया? ठीक है, जब मुझे 3 साल का मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1683, और उसने क्या बोला है कि 3 वर्ष के बाद मुझे कितनी मिल रही राशि, 8283 में से मैं 3 साल का इंटरेस्ट घटा दूंगी तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि मुझे एक्स में कितने रुपए मेरे पास, यहाँ पे एक्स में कितने रुपए होंगे तब मुझे ये इंटरेस्ट मिला है, ये और ये इंटरेस्ट मिला है। मैंने 3 साल क्यों लिया, क्योंकि मुझे पहले, क्योंकि आप एक चीज़ मुझे बताइए, 3 साल और 4 साल है, ठीक है, आप 3 साल से पता लगा सकते हो ना कि आपको इंटरेस्ट कितनी, कि आपकी धनराशि कितनी होगी। पहले 5 साल में कैसे बढ़ जाओगे, पहले 3 साल का तो पता हो चले मुझे कि धनराशि मेरे पास कितनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ईयर का निकाला है। ठीक है, घटाएंगे 0 0, 12 में से गए 6, 7 में से 1 गए 6, मतलब 6600 है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आपने क्या करना है, 7 साल का इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10,000 इतना दे रखा है, 3 का इतना, यदि मैं इनमें से इनको घटा दूंगी तो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 2224। ठीक है, यदि मुझे 4 का इतना, 3 साल में मुझे कितना मिलेगा, ये बटा 4 गुना 3, यहाँ से कितना मिलेगा, 1683। अब मुझे ये चीज़ देखो, 3 साल बाद के बाद कितना है, इतना मिल रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में से मैं अपना इंटरेस्ट निकाल दूंगी 3 साल का, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे पास धनराशि कितनी थी जो मैंने बैंक में जमा करी है, तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। उम्मीद है समझ में आएगा। मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिकल लोगे ना उतनी जल्दी समझ में आएगा। अपनी रोजाना अपनी पर्सनल लाइफ में जितना आप इंक्लूड करोगे ना मैथ्स को, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी मैथ। उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आ गया, और नहीं भी आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 1/2 प्लस 1/3 गुना 1/4 भाग 1/5 माइनस का 1/6 और b का मान 1/2 भाग 1/3 गुना 1/4 प्लस 1/5 है, तो a माइनस b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहले मैं a को लेती हूँ, 1/2 प्लस 1/3 गुना 1/4, देखो भाग में है, भिन्न को पलटूंगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, भिन्न को पलटा जाता है तो, ठीक है, माइनस का 1/6। इसको मैं दे सकती हूँ 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, 1/3, और ये कितना होगा, ये गुना में है, ये भी गुना में, तो 5/4 दिया 12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये 5 ही गुना ऊपर करूँगी 1 से तो 5 आएगा, 4 दिया 12 माइनस का 1/6, ये आ गया। एलसीएम लूँगी, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 2 से 6 बार कटेगा तो 6 एकम 6 प्लस 12 का 1 5 माइनस का 6 दूनी 12 माइनस के 2, 6 5 11, 11 में से 2 गए 9/12, 3 क्या 9, 3 चौके 12, ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। इसी प्रकार बी को सॉल्व करूँगी, 1/2 भाग में है, भिन्न पलटेगी, ऊपर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये गुना 1/4 प्लस का 1/5, यही है। तो कितना हो गया, 3/8 प्लस 1/5 है, हो गया। एलसीएम लूँगी, 8 पंजे 40, 5 बार जगह 5 दिया 15, 8 ये हो गया, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23/40 हो गया। ठीक है, वी की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 3/4 23/40। एलसीएम लूँगी, 40 आएगा, 10 बार जाएगा 30, 23 कटेगा, तो 7/40 आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेशन का खेल था
और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। विनय ने 2 बोतल कुल 100 रुपये में खरीदी। वह इन दोनों बोतलों का 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेचता है। तो विनय को दोनों बोतल बेचने पर कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने 2 बोतल 100 रुपये में खरीदी और वह इन दोनों बोतलों का 100 रुपये प्रति दर से बेचता है। यदि एक बोतल वो 100 रुपये में बेच रहा है तो 2 बोतल कितने बेचेगा? 2 गुना 200 में बेचेगा। सीधी सी बात है, यदि एक बोतल 100 में जा रही है तो दूसरी बोतल 200 में जाएगी। ठीक है, ओके। ये 200 रुपये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस, बताओ, क्रय विक्रय मूल्य। ठीक है, और 100 रुपये में खरीदी है तो CP कितना है उसका? 100 है। तो यहाँ से मुझे लाभ कितना होगा? मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालूंगी तो मुझे कितने का लाभ हो गया? 100 का लाभ हो गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 गुना 100। 100 से 100 कट गया तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 100% होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि क्रय मूल्य, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। आगे क्वेश्चन क्या है? एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ 9 गुना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही। एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। यहाँ पे क्या बोला है? जो 9 गुना है। SP कितना दे रखा मुझे? 9 दे रखा है। और वस्तु कितनी बेची गई है? 1। मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 1 का। ठीक है, समझ में आया? इसे समझिए, एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ 9 गुना है। यदि प्रॉफिट, मतलब कितना है प्रॉफिट? क्या 1 का हो रहा है तो कितना है? 9 गुना है। तो लाभ कितना? 1 का लाभ हो रहा है तो उसको कितना? 9 गुना हो रहा है। तो प्रॉफिट का 9 गुना कितना हो गया? 9 होगा। 1 गुना 9, 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, 9 की चीज़ बेची है, 1 का लाभ हुआ है, तो यहाँ से मेरा क्रय मूल्य कितना होगा? नॉर्मल सी बात है, यदि मैं विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दूंगी तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा अपना? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आप मुझे बताइए। क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे? यदि विक्रय मूल्य में से जितने का लाभ हुआ है उतने में से उसको घटा दूंगी तो मुझे क्रय मूल्य पता चला। मैं तब भी आपको बोलती हूँ कि मैथ्स को हमेशा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लीजिए। आप भी सोचिए, कोई चीज़ आपने कोई चीज़ खरीदी है, यदि आप उसको 9 में बेच रहे हो और आपको 1 रुपये का लाभ हुआ तो नॉर्मल सी बात है वो 8 की भी आपने खरीदी होगी, तभी तो आपने 9 में बेची, तभी तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको, लाभ कितने का है? 1 का है, बटा क्रय मूल्य 8 गुना 100। 100 बटा 8 हो गया। ठीक है, 100 बटा 8, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5% का लाभ होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में भी गलती करके आते हैं। प्रॉफिट दे रखा है, यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 गुना करते, 2 9 18 होता है यहाँ पे, तो आप उसमें घटा के देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कितने की बिकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक नाव की धारा अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।
एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब नाव की धारा अनुकूल दिशा में होगी तो वो हमेशा जुड़ता है। ठीक है, तो बी बोट प्लस धारा, स्पीड उसकी कितनी है 35 है। ठीक है, और धारा में कितना 2 घंटे तय करती है, तो बटा 2 हो गया, बटा 2, क्योंकि क्या करती है, यदि नाव की चाल 35 किलोमीटर में 2 घंटे की तैयारी करे तो कितनी होगी, तो दोनों की चाल कितनी होगी 35 बटा 2 हो जाएगी। ठीक है, कैसे आपसे सोचो, यदि 2 घंटे में बोट और धारा बराबर 35 के है तो बोट और धारा कितना होगी 35 बटा 2 होगी। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसने बोला है ना एक नाव की धारा के अनुकूल, नाव और तो पानी की जो धारा है दोनों को जोड़ेंगे जब भी अनुकूल की बात की जा रही है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी में 7 घंटे में तय की है, और जब अनुकूल की बात की जाती है तो वहाँ पे बोट की और धारा की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखी जाती है, नेगेटिव ली जाती है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुकूल में हमेशा जुड़ती है और विपरीत दिशा में शांत जल में नाव की धारा जब होती है, विपरीत दिशा में जब होगी वो हमेशा घटती है, तो कितनी घंटे 7 घंटे ले रही है, तय कितनी कर रही है वो। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती भी करके आते हैं। उसने क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय कर रही है, तो मतलब दूरी जो पहले की 35 है तो अब दूसरे में भी 35 है, समय कितना है 7, 7 पंजे 35। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि उसने बोला है धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करती है, मतलब जो दूरी पहले है ना वही दूसरे की भी सेम दूरी है, तो 35 बटा 7 हो गया 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तब आप इनको जोड़ोगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, क्योंकि उसने ये से ये कट जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 35 बटा 2 प्लस 5। ठीक है, तो 2b बराबर, क्योंकि उसने जल में नाव की चाल पूछी है, बोट की ही चाल पूछी है, तो मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं है धारा का। ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 35 प्लस 10 बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 40 बटा 2। ठीक है, ये बटे में 2 होगा जो कि ऊपर में लिखा जाएगा गुना 2, 4 से 1 घटेगा 10 आएगा। नहीं, कुछ गलत हुआ, 1 सेकंड रुकिए, तो गलती क्या हुई है, ये 45 होगा, मैं वही कह रही कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि 35 और 10 45 होता है, तो 45 बटा 4 होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4.0, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो 11.25 होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आओगे। बस थोड़ा सा ये चीज़ समझना कि जब अनुकूल की बात की जाती है तो नाव और जो धारा होती है वो जुड़ती है, जब विपरीत दिशा की अनुकूल की बात होती है शांत जल में तो वो हमेशा घटती है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की पूछी गई है तो मैंने दोनों को जोड़ा, यहाँ से मैंने बोर्ड की चाल निकाल दी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आधे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज होती है कि बटे में क्यों लिखा, मैंने ऐसे बता दिया, आपको ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यदि आपको यहाँ भी इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इसको भी मत कीजिए, तो आप लिखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 35 किलोमीटर, समय कितना है 2, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। एक ये क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजन का मात्रक मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखते ही पता लगाते हैं, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो इसके आपने गुणनखंड कर देने। 5 गुना 4 बराबर 20 होता है, और गुणनखंड आपने ऐसे करने हैं जिनके बीच का अंतर हमेशा 1 हो। ठीक है, अंतर आपके गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनकी 2 संख्याओं का बीच का अंतर हमेशा 1 हो। ठीक है, और क्योंकि बीच में यदि ऋणात्मक का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, जो छोटी संख्या है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि प्लस में होगा जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर होगा। देखते ही आंसर निकलता है इसका। तो उम्मीद है
समझ में आपको होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आंसर पाई में है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रख के रखनी है कि नहीं रखनी है? नहीं रखनी है, क्योंकि पाई की वैल्यू रखनी होती है तो वो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है। आपको पता है शंकु एक इस प्रकार का शंकु होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या बोला है, आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये 21 सेंटीमीटर दे रखी, तो आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको पता है त्रिज्या हमेशा ये होती है r, ठीक है। आपको पता है शंकु का परिमाप कितना होता है, 2 पाई r होता है, बराबर 8 के हो गया। और आयतन क्या होता है इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो मुझे r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना आएगा, r/2 पाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 4/पाई हो गया। अब मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ उसकी, 1/3 गुना पाई गुना r स्क्वायर, 4/पाई गुना 4/पाई गुना h, कितना दे रखा मुझे, 21 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 3 सत्ते 21, 16 सत्ते होता है 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a³ माइनस के b³ बराबर 56 के हैं तो a माइनस b बराबर 2 के हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab a माइनस b, यही होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों रखा, क्योंकि a माइनस a³ माइनस b³ की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। a माइनस b की वैल्यू भी मुझे पता है, a इंटू बी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है इसमें और कुछ नहीं बस। तो वैल्यू पुट करती हूँ, कितना हो गया 56 माइनस के 3ab, a माइनस b कितना हो गया 2 हो गया, और कितना हो गया 56 माइनस के 6ab हो गया। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ए बी कितना होगा, 56/6 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया। ओहो, a माइनस बी का होल क्यूब किया तो मैं रखना भूल गई, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, कुछ तो गलत होगा, मैं वही तो सोच रही हूँ, कुछ तो गलत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, तो माइनस के 6ab बराबर 56 में से 8 घटेंगे तो 48 होगा, माइनस का कट गया, 6 से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 6, 6 8 48, तो a और b कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, यही होता है ना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लस मत रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे माइनस में लिखना, तो ये माइनस का 2ab होगा। बहुत से बच्चे जो यहाँ पे इतनी सी मेजर गलती करके आते हैं, तो आप माइनस का फ़ोन लगाना, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी, तो वैल्यू तो मुझे a माइनस बी की पता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, क्योंकि माइनस का 2ab होगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेन इससे फ़र्क है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। माइनस के 2 गुना 8 गुना 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 यहाँ प्लस में जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कभी कभी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देखो वो कंडीशन कभी कभी अप्लाई होती है, कभी नहीं अप्लाई होती है, फिर भी मैं वो मैथड आपको समझा देती हूँ, देखती हूँ ये वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं। मतलब कहने का मेरा है, आपने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऐसे रखिए जो कि ये दोनों कंडीशन को अप्लाई करें, ठीक है। यदि मान लो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूँ और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे
कितनी 2 रखूँ, यदि 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे, ये कंडीशन तो अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे रखूँ a का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर करूँगी, 4 का क्यूब करूँगी तो 64 आएगा, 2 का क्यूब करूँगी तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 8, तो 56 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों कंडीशन में अप्लाई कर रही है तो मैं ए की वैल्यू यहाँ रखूँगी, कितना होगा 16 प्लस के 2 का स्क्वायर 4, 20 आ गया। ठीक है, ये चीज़ तब आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, देखनी ये कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो रहा कि नहीं हो रहा। और आपको ये अप्लाई यहाँ भी करके देखनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है तब आप सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। लेकिन फ्रेंड ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है। कभी कभी काम आ जाता है, अप्लाई हो जाता है, आंसर सही आ जाता है। कभी कभी ये चीज़ अप्लाई होकर सीधा आंसर निकल जाएगा कि वैल्यू रखोगे सीधा आ गया। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता तो आपने इस कंडीशन में इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने, आपके लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, 30, 36 और 42 का सबसे छोटे सर्वगुणाज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चे को कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है जब आपको हिंदी में एक चीज़, मैं देखो वीडियो हिंदी में बनाती हूँ, लेकिन फ्रेंड आपको एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी। यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ उसको इंग्लिश में ज़रूर समझना। सबसे छोटे मतलब पूछा है उसने, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। सर्वगुण खंड का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपसे एलसीएम और एचसीएफ की वो बात कर रहा है। एलसीएम और एचसीएफ की वो बात कर रहा है। जब भी आपसे कभी, मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगी, जब आपको हिंदी में कोई, कभी कभी ये कहता है हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस कभी कभी इतनी शुद्ध हिंदी लिख ली जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है, तो हमेशा उस क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना कि उसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात की है। आधे बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, सर्वगुण कर्ज का मतलब होता है एलसीएम, और सर्वगुणनखंड की बात कर रहा है, सबसे बड़े जो बोल रहे हैं सर्वगुणनखंड वो एचसीएफ होता है, सबसे छोटे जो की बात कर रहा है वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो 30, 36 और 42 का हम मेरे से एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 छक्के 30 लिख सकती हूँ, 6 छिंगे 36, 6 सत्ते 42। तो इसमें तीनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम कितना होगा, 5, 6 गुणा 6 36 गुणा 7। ठीक है, इतना आगे। अब उसने क्या पूछा है, का गुणनफल पूछा है। गुणनफल मतलब एलसीएम और गुणा एचसीएफ का गुणनफल पूछा है, तो 36 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, यही पूछा उसने। 36 छिक्के, कुछ गलत तो नहीं हो रहा कहीं पे, 6 6 36, 5 सही है। ओह 5 रह गए यहाँ पे, 5 रह गया, मैं वही सोची कहीं तो गलती हो रही है। ठीक है, 36 छिक्के 216 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, 16 पंजे 6 पंजे 30 का 3 हाथ से लगे 21, 5 6 8, 5 10 तो 19, 1980 गुणा 7, 0। ठीक है, 0 और 9 0, 56 का 5, 1975, ये आ गया 7560 है इसका राइट आंसर। ऑप्शंस मैंने लिखा नहीं है शायद, हाँ ऑप्शन लिखना मैं भूल गई थी। तो गुणा करके कितना आएगा, 7560। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 घंटों को सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। मतलब आंसर हमसे दिन में पूछा गया है।
दिन में पूछा गया है। अब ध्यान से समझना कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करके आते हैं, बहुत रियल है, 1 या 2% बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को सही करके आते हैं। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा। आंसर आपसे दिन में पूछा गया है। और ठीक है, आपको पता है 6 घंटे को पहले मैं कितने में मिनट में चेंज करती हूँ, तो 60 से गुना कर दूँगी, मिनट में हो जाएगा ये। अब मिनट को मैं से सेकंड में चेंज करूँगी तो 60 से और गुना कर दूँगी। ठीक है, तो ये पहले घंटे को पहले मैंने मिनट में चेंज किया, मिनट को मैंने फिर सेकंड में चेंज किया। उसके बाद उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, अब सेकंड को फिर से मिनट में चेंज करूँगी तो 1/60 हो जाएगा, 60 से भाग दूंगी, अब ये किस में हो जाएगी, ये मिनट में हो जाएगा। अब मुझे दिन में चेंज करना है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, तो अब ये दिन में हो गया। समझ में आपको आया कि नहीं आया। देखो उसने बोला 6 घंटों को सेकंडों की संख्या में। ठीक है, पहले मैं घंटे को सेकंड में कब चेंज करूँगी, पहले मैं उसको मिनट में चेंज करूँगी, फिर मैं उसको सेकंड में चेंज करूँगी। 6 घंटे को पहले मिनट में चेंज किया 60 से गुणा करके, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं मिनट, और फिर मैंने सेकंड में चेंज किया। अब उसने बोला निम्नलिखित में से किसको मिनटों की संख्या के बराबर है। मिनटों की संख्या के बराबर मतलब यहाँ पे ये बराबर में होता, तो मैं इस बराबर में होता ना, 1 मिनटों के अंदर 1/60 होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 60 के, क्योंकि इसने लिखा निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है, बराबर 60 होता, तो ये इधर जाके तभी तो भाग में ही होता, क्योंकि उसने आंसर दिन में पूछा है, दिन में डे में पूछा है, डे मतलब दिन। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैंने 24 से उसको भाग दे दिया। काटेंगे, 60 से 60 कर लिया, 6 चौके 24, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 15 दिन के बराबर होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। मेरी गारंटी है इसमें से 90% बच्चे फेल होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 18, 27, 68 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल सीधा 2 मेथड बताए थे, ए गुना बी बराबर सी गुना डी। ठीक है, एक था ए अपॉन बी बराबर हो गया, कुछ गलत हो गया, नहीं ए गुना सी और होता है सी गुना, ये गलत हो गया सॉरी, ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी, ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी। मतलब चौथा पद को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक्स देखो ये होता है 18:27 समानुपाती होगा 68। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, चौथा समानुपाती पूछा है, मैंने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के, या पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। 3 से काटती हूँ, 3 3 6 18, 3 निम 27, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 7 34 तिया 4 तिया 12, हाथ लगा 1, 3 तिया 9, 1 10, 102 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत x है, यदि 10वें को छोड़कर प्रत्येक संख्या से 1 हटा जाया जाता है और a-a को 10वीं संख्या में से घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, मान लिया वो संख्या कितनी है, x है। ठीक है, ठीक है, मान ली जो 10वीं संख्या है वो x है, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि यदि 10वीं संख्या को छोड़ के, मतलब 10वीं संख्या क्या है, 10 है, इसको छोड़ के प्रत्येक संख्या से 1 हटाया गया, मतलब 10वीं संख्या को छोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, तो 9वीं, तो इससे तो 9वीं संख्या कितनी होगी, 9a ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या बोला, 10वें को छोड़ के संख्या से 1 हटाया जाए। ठीक है, 1 हटाया जाए। ठीक है,
ए घटाया जाता है तो a माइनस ए को 10वीं संख्या से घटाया जाता है। ठीक, अध्याय जो तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। तो कितना घटाया जा रहा है, a-1 घटाया जा रहा है, तो बटे कितना है, औसत कितना है, 10 संख्याओं की तो बात कर रहा है, तो 10 संख्या तो रहेगी बटा 10। आपको समझ में आया कि नहीं। देखो मान ली 10वीं संख्या क्या है, x है, तो संख्या कितनी होगी, 10x होगी। उसने बोला यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से a घटाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली सी बात है, तो 9वीं संख्या होगी वो 9a ही तो होगी, क्योंकि उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 9 ही तो आएगी। 10वीं को छोड़ दूंगी तो तभी तो 9 होगी ना। तो a माइनस ए को 10वीं संख्या से घटाया जाता है, a माइनस ए को घटाया गया 10वीं संख्या, 10 में से घटा दिया 9a को। इसको समझने की बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। छोड़ कर प्रत्येक संख्या में से a घटाया जाएगा, a तब घटाओगे तो 9a ही तो होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10x माइनस के 9a माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 1 बटा 10, 10x माइनस के 10a प्लस का 1 बटा 10, 10 कॉमन ले लूँगी तो x माइनस का a प्लस का 1 बटा 10, तो x माइनस ए प्लस का 0.1 आंसर आएगा, x माइनस ए प्लस का 0.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको पसंद नहीं भी आता है तो आप मुझे डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको मेरा सेक्शन क्यों नहीं पसंद आ रहा है बच्चों, क्योंकि जिससे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर सकूं, कि मुझे पता लग सके कि यार क्या दिक्कत है कि आपको मेरी वीडियो को पसंद नहीं आ रही है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।